नमस्कार, मैं हूं ऋतु और आप देख रहे हैं 3 बजे की 3 बड़ी खबरें, जहां आज हाजिर होने का सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां सियासत पर शुरुआत उस सनसनीखेज सवाल से जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर सियासी चौपाल तक हलचल मचा दी है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के पीए का मर्डर हो गया है। कत्ल की इस कहानी में दिख रहे हर किरदार, कई चेहरे और कई शक की सुइयां, कई सियासी कनेक्शन, आखिर कितने और किसने यहाँ पर मौत की जो स्क्रिप्ट है कितने दिनों में लिखी गई, किसने लिखी और कौन है इसका मास्टरमाइंड जिसने पर्दे के पीछे रहकर खूनी खेल खेला। उधर देश याद कर रहा है ऑपरेशन सिंदूर की बरसी, वो मिशन जिसने दुश्मन के मंसूबों को चकनाचूर किया था। शौर्य, बलिदान और विजय की वो कहानी आज फिर से गूंज रही है। साथ ही बिहार की बात करेंगे, जहां राजनीति में आज बड़ा दिन रहा है। सम्राट के यहाँ पर सिपह सालार तैयार हो चुके हैं। साथ ही नई टीम, नए चेहरे, नए समीकरणों के साथ सत्ता का विस्तार, कौन मंत्री बना है और किसके हाथ ताकत की नई चाबी लगी है, इन 3 बड़ी खबरों का विस्तार से आपको पूरा लेखा जोखा बताएंगे। शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे वो टॉप स्टोरीज की। और इस बीच सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, जहां इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, जिन खबरों पर आपको आज हम विस्तार से जानकारी देंगे, जल्दी से वो 3 बड़ी खबरें आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शुवेंदु अधिकारी के पीए के मर्डर को लेकर, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ये किसका कॉल था, किसका नेटवर्क था और किसके ऑर्डर पर कौन मास्टरमाइंड है जिसके तहत यहाँ पर ये पूरा जो कॉन्स्पिरेसी का थियरी है वो किया गया है। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर की बरसी आज है, 1 साल पूरा हो चुका है और सीधे सीधे सेना का जो शौर्य है वो आज एक बार फिर से गूंज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी एक्स प्रोफाइल चेंज कर ली है। ऑपरेशन सिंदूर भारत का सम्मान है, भारत का शौर्य है और इसी को आज के दिन प्रदर्शित भी किया जा रहा है। इसको लेकर के भी एक तस्वीर दिखाएंगे। बात बिहार से आई बड़ी खबर की भी करेंगे, जहां सम्राट युग के जो सूरज है उसके आगे आने के साथ ही, उगने के साथ ही अब उस पूरे कैबिनेट की तस्वीर, उसकी पूरी रूपरेखा भी सामने आ चुकी है। आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, मंत्रियों ने शपथ ले ली है और बिहार के विकास के लिए, बिहार की राजनीति में ये आज का दिन इतिहास में लिखा भी जाएगा। एक बड़ी खबर इस बीच शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या को लेकर, जहां जांच के लिए बनाई गई एसआईटी, आईजी लेवल के अधिकारी लीड करेंगे। शुरुआती जांच में बांग्लादेश का लिंक आ रहा है। मामले में 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और ये कनेक्शन जो पहले से भी ड्रॉ किए जा रहे थे। अब इन थियरीज पर, इन कॉन्स्पिरेसीज पर लगातार जो है इन्वेस्टिगेशन टीम जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि आखिर इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, शुवेंदु अधिकारी के पीए का मर्डर करने के लिए किसने यहाँ उन गुंडों को भेजा जिन्होंने जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमला किया। एक साथ 10 राउंड गोलियां यहाँ पर चली और उसमें सीधे सीधे शुवेंदु अधिकारी के पीए की मौत हो जाती है। बड़ा सवाल कि आखिर जो तस्वीर देखी गई पश्चिम बंगाल में, बड़ी जीत बीजेपी को मिली और उस जीत के बाद अब क्या ये बौखलाहट दर्शा रही है और क्या 9 मई आने से पहले, जब एक तरफ तैयारियां चल रही है नए मुख्यमंत्री के चेहरे को पश्चिम बंगाल की जनता देखना चाहती है, समझना चाहती कि आखिर किसके सिरे पर वो जिम्मेदारी दी जाती है, कौन इस जिम्मेदारी को अपने कंधे पर उठाने के लिए सामने आता है और किसे चुनती है बीजेपी। लेकिन उससे ठीक पहले इस तरीके की तस्वीर सामने आना, पोस्ट रिजल्ट ये तस्वीर बनना अपने आप में बहुत बड़े सवाल, गहरे सवाल खड़े करती है। शुवेंदु के करीबियों को इस तरीके से टारगेट किया जाना, पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से सनसनी फैल गई है। शुवेंदु अधिकारी के करीबी, उनके पीए की रहस्यमय हत्या ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि आखिर ये किसे डर था शुवेंदु अधिकारी के सबसे भरोसेमंद शख्स से? क्या ये सिर्फ हत्या है या फिर राजनीतिक गलियारों से निकला कोई खतरनाक संदेश? वारदात के बाद बंगाल के सियासत में भूचाल आ गया है।
बीजेपी सीधे सीधे राजनीतिक साजिश का आरोप लगा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, मर्डर किसने कराया? क्या बंगाल में फिर से सियासी खून खराबे का खेल शुरू हो गया है? क्या सच में आवाज को डराने की साजिश रची जा रही है? और आखिर किसके इशारे पर मौत की ये पटकथा लिखी गई? बंगाल में शुवेंदु अधिकारी के यहाँ पर पोस्टमार्टम को लेकर के जो जानकारी मिली, जिसमें सीधे तौर पर हत्या को लेकर के बड़ी चीज सामने आई। अब इसी को लेकर के हमारे संवाददाता पंकज राय ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग से खास बातचीत की है। सुनवाते हैं। पश्चिम बंगाल में नए सरकार का गठन भी नहीं हुआ कि देखा जाए वहाँ के सबसे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के शुवेंदु अधिकारी, जिनके पीए की हत्या कर दी जाती है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ तरुण चुग जी हैं, मैं इनसे बात करूँगा। तरुण जी, जिस तरह से हत्या हुई है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इसको देख रही है? शुवेंदु अधिकारी जी के सहयोगी चंद्रनाथ दत्ता की निर्मम जघन्य हत्या और बशीरहाट में भाजपा कार्यकर्ता रोहित राय पर गोलीबारी, ये कोई सामान्य घटनाएं नहीं है, बल्कि सुनियोजित राजनीतिक हिंसा का तृणमूल कांग्रेस का खेला हुए मॉडल इसमें स्पष्ट दिख रहा है। भाजपा बंगाल की जनता के साथ मजबूती से खड़ी है और हर नागरिक की सुरक्षा और हर दोषी को कठोर सजा दिलाना हमारी वचनबद्धता है। बंगाल को हिंसा, भय और राजनीतिक आतंक से और खेला होबे की आपराधिक सोच से मुक्त कराना हमारा संकल्प है। घटना बेहद दुखद है और एक भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। सर, ममता बनर्जी जी हार हो चुकी है, लेकिन मंजूर नहीं कर रही हैं, इस्तीफा ना देने की बात कर रही हैं। आप लोग इस पर किस तरह से देख रहे हैं और आगे क्या कार्रवाई करने की प्लान करेंगे? ममता बनर्जी का इस्तीफा ना देने का बयान उनकी तानाशाही हट और हिंसक निर्ममता वाली जिहादी मानसिकता को दर्शाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, ऑपरेशन सिंदूर अगर देखा जाए, आज 1 साल पूरा हो रहा है, किस तरह से, क्या कहना है इस पर? ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर हमारे वीर सैनिकों के साहस, उनके शौर्य, उनकी वीरता, उनके बलिदान को कोटि कोटि नमन। आज पूरा भारत उन्हें नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हर राष्ट्रवादी ने अपनी डीपी ऑपरेशन सिंदूर पर लगाई है। भारतीय सुरक्षा बलों ने एक बार साबित किया कि ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य अभियान नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की निर्णायक इच्छा शक्ति, रणनीतिक क्षमता और राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक है। भारतीय सेना की सटीकता और तीनों सेनाओं में अद्भुत समन्वय, साहस, शौर्य, ये बताता है कि अब भारत छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं, अंदर घुसकर मारेगा। बिल्कुल, तो आपने सुना राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी, जिन्होंने बताया कि भारत घर में घुस करके मारेगा। कैमरामैन कमल विष्ट के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली, दिल्ली। बंगाल में हुई हत्या पर हमारी एमपी सीजी स्टेट हेड मुक्ता पाठक ने बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा से भी खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं। इंडिया डेली में इस वक्त बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं तेज तर्रार विधायक हैं रामेश्वर शर्मा जी। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई हो, आप बंगाल चुनाव में आप वहां पे रहे थे और जिस दिन रिजल्ट आ रहा था उस दिन भी आप बंगाल में थे, और अब जिस तरह के घटनाक्रम वहां पे हम देख रहे हैं, वायलेंस तो है ही, लेकिन जिस तरह से पीए की गोली मार के हत्या हो गई है, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, बंगाल की जनता ने जो परिवर्तन किया है उस जनता के प्रति तो हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी उस जनता का हृदय से आभार और धन्यवाद करती है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो अगाध भरोसा और विश्वास हिंदुस्तान की जनता और उसी में पश्चिम बंगाल की जनता, अगर हम ये कहें कि बड़े वर्षों के संघर्ष के बाद हमारे तो जनसंघ के संस्थापक भी भाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वो भूमि है,
इसके बाद ये परिवर्तन आया है और मोदी जी के नेतृत्व में आज पश्चिम बंगाल की धरती पर भी केसरिया परचम फहराया गया है। और ये जब पहले चुनाव होते थे तो ममता दीदी का जो राज था वो गुंडा राज के नाम से जाना जाता था, वो हत्या के राज के नाम से जाना जाता था, वो फिरौती के राज के नाम से जाना जाता था, वो कटमनी और दलाली के नाम से जाना जाता था, और बांग्लादेशी मुस्लिमों के आतंकवाद के नाम से पश्चिम बंगाल जाना जाता था। इस बार निर्वाचन आयोग ने भरपूर सख्ती करने के बाद शांति से निर्वाचन हुआ और ममता दीदी जब चुनाव हार गई तो पहले वो जीतती थी तो गदर कराती थी, तो लोगों को मरवाती थी, तो लोगों के मकान जलवाती थी। जब हार गई तो अब हार भी ममता दीदी पचा नहीं पा रही और इसलिए हार को पचा ना पाना तो वो कभी किसी को निशाना बनाए और वहां पर जो निर्दोषों की हत्या कर रहे हैं, मैं ममता दीदी से आग्रह पूर्वक हाथ जोड़कर ये प्रार्थना कर देना चाहता हूं कि राजनीति में जीत भी स्वीकार करो तो विनम्रता से करो, हार भी स्वीकार करो तो विनम्रता से करो। ये जनता है, ये बोलती नहीं है तो भी करवट बदल देती है और बदलती है तो सत्ताएं चूर चूर हो जाती हैं। और इसलिए ममता दीदी जो निर्दोषों की वहां पर हत्या हो रही है, ये हत्याओं का नाच नंगा बंद करा दीजिए, वरना हिंदुस्तान की सरकार से लेकर अब तो पश्चिम बंगाल की सरकार भी 9 तारीख को अस्तित्व में आ जाएगी और सरकार वहां पर जब बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार होगी, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार होगी। आपने इंडिया डेली से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत। तो ये थे विधायक रामेश्वर शर्मा जी जो वेस्ट बंगाल में रहकर आए हैं और उनका ये मानना है कि ममता बनर्जी को रिजाइन करना था और अपनी हार को, जो जनता का जो आदेश है, उसको स्वीकार करना चाहिए था। इंडिया डेली के लिए भोपाल से कैमरामैन ओबेस के साथ मुक्ता पाठक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता अमरदेव पासवान भी कनेक्ट हो गए हैं। अमरदेव, ये तस्वीर जो हम देख रहे हैं जिसमें सीधे सीधे पीए को मौत की घाट उतार दिया जाता है, लेकिन इसके जरिए सवाल ये बड़ा पूछा जा रहा है अमरदेव कि क्या इसके जरिए कोई बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश एक धमकी भरे अंदाज में देने का प्रयास किया जा रहा था, और क्या ये हार पचा नहीं पाई टीएमसी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि शुभेंदु अधिकारी के ये जो है चंद्रनाथ रथ, ये काफी करीबी तो थे ही, साथ में उनके दाहिने हाथ के रूप में भी जाने और पहचाने जाते थे। और यही कारण था कि इनका भाजपा में जितने भी जो बड़े नेता हों चाहे वो छोटे नेता हों, सभी इज्जत और सम्मान की नजर से देखते थे। भले वो राजनीति से दूर थे और शुभेंदु अधिकारी के जो है उसके साथ रहते थे, उनके पीए थे, लेकिन जो है पार्टी के कार्यकर्ता और बड़े नेता जो थे बहुत उनको मानते थे। और शुभेंदु अधिकारी के तमाम जो काम कार्य थे, चाहे वो राजनीति से जुड़ा हो चाहे वो अन्य किसी मामले से जुड़ा हो, वो तमाम चीजों को भी वो खासकर बहुत ही विश्वसनीय तरीके से जो है वो संभालते थे। तो अगर हम बात करें 2021 के विधानसभा चुनाव की, जब नंदीग्राम में चुनाव हुआ था तो उस समय भी जो है चंद्रनाथ रथ का अहम भूमिका था उनको जो है विजय दिलाने में। और 2026 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था उस समय भी जो है उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई जो है शुभेंदु अधिकारी के लिए, चाहे वो नंदीग्राम हो और चाहे वो जो है भवानीपुर हो। भवानीपुर में जो है स्ट्रांग रूम के बाहर जिस तरीके से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रात के समय पहुंची थी, एक तरफ तो ममता बनर्जी इस्तीफा देने से मना करती हैं, दूसरी तरफ अब हम देख रहे हैं कि ये बैक टू बैक घटनाएं पोस्ट रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं। इससे पहले जब चुनाव चल रहे थे उस दौरान तो थी, अब रिजल्ट आ गया है, पूरी तरीके से पता चल चुका है। जीत यहाँ पर बम्पर तौर पर बीजेपी को मिली, हार मिली, किला ढह गया टीएमसी का। लेकिन इस हार की खींच इस तरीके की कि यहाँ पर इस तरीके की जो घटनाएं वो सामने आ रही है, ये एक ही मामला नहीं है, चंद्रनाथ रथ ही नहीं, कल ही कम से कम 2 से 3 ऐसी घटनाएं सामने आई है अमरदेव। जी बिल्कुल, रोहित राय का भी जो है उत्तर 24 परगना में उसके ऊपर भी गोलीबारी हुई थी और जिसमें उसकी मौत हो गई। इसके अलावा जो है रत्ना देवनाथ जो है, आज ही उनके घर के सामने जो है बमबाजी हुई, जिसमें जो है करीब 5 कार्यकर्ता जो घायल हुए बीजेपी के, और साथ में जो है हालांकि वो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन ये घटनाएं जो हैं बहुत बड़ी जो है चुनौतीपूर्ण घटनाएं हैं जो सीधे तौर पे जो है आने वाली भाजपा की सरकार पे को जो है चुनौती दे रही है। तो ये जो चीजें हैं तो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी यहाँ पे जो सरकार बनाने जा रही है उनको लेकर जो है जिस तरीके से जो इस दौरान जो अभी जिस तरीके से जो है हिंसात्मक जो घटनाएं जो सामने आ रही हैं,
तो ये जो दर्शा रही हैं कि जिस तरीके से चुनाव के समय जो बयानबाजी जो हो रहा था, चाहे वो सियासी मंच से, कि वो 4 तारीख को दिखा देंगे कि जो है वो क्या कर सकते हैं बंगाल में। अब वही और वाला जो तस्वीर है, वही वाली जो एक तस्वीर देखी जा रही थी आज तक, जो कि रक्त रंजित इतिहास दिखाती है पश्चिम बंगाल की, वही तस्वीर इस चुनाव में भी हम देख रहे हैं कि वही हो रहा है। यहाँ पर सीधे सीधे लॉ एंड ऑर्डर को ही चैलेंज किया गया और एक ऐसे शख्स को जो कि इस पूरे चुनाव में शुभेंदु अधिकारी का नाम गूंजता रहा, अभी अटकलें भी लगाई जा रही कि अगले मुख्यमंत्री के रेस में भी वो सबसे अव्वल नंबर पर है, सबसे पहली प्रायोरिटी हो सकते हैं। लेकिन अभी ये उनके पीए पर या उनके स्टाफ पर इस तरीके का हमला करके उन्हें मौत के घाट उतारना, ये बहुत बड़ा संदेश है। और राजनीतिक रूप में क्या इसके जरिए पॉलिटिकल ग्लिच आता है, क्या तस्वीर रहती है, वो देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया अमरदेव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे और बात ऑपरेशन सिंदूर को लेकर करेंगे। बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर की बरसी आज है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की हेकड़ी पिछले साल तोड़ी थी और तब से यह ऑपरेशन अभी भी जारी है। आतंक के खिलाफ भारत की बड़ी सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर, भारत का शौर्य और जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने कर दिखाया था। यहां जो तस्वीर सामने आई थी, पाकिस्तान लगातार डर में, दहशत में वहां के हुक्मरान जी रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की कमर टूटी थी और केवल कमर ही नहीं, गुरूर और वो अभिमान भी पाकिस्तान का टूट गया था, चकनाचूर हो गया था। ऑपरेशन सिंदूर में एक ही रात में वो कर दिखाया था भारत ने, जिसके जरिए 9 आतंकी ठिकानों को, 9 टेररिस्ट कैंप्स को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो तस्वीर दिखाई गई थी, वो तस्वीर उसकी आज बरसी और तीनों सेनाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे, ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरा होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी रहेगी। तो आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। भारत अपना संप्रभुता के लिए, अपनी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। कोई कोर कसर इसमें नहीं छोड़ी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर से दुश्मन को सबक सिखाया जाएगा और अभी ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में अपने लक्ष्य हासिल कर लिए, लेकिन बंद नहीं हुआ ये ऑपरेशन। सुनवाते हैं। India's fight against terror, ladies and gentlemen, will go on. A year on, we remember not just the operation, but also the principle behind it. India will defend its sovereignty, its security, its people, decisively, professionally, and with the utmost responsibility. Jai Hind. वहीं इंडिया डेली की टीम भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे रामगढ़ सेक्टर के खारूटा गांव स्थित लगवाल पंचायत पहुंची, जहां स्थानीय लोगों ने ऑपरेशन के बाद बदले हालात और पाकिस्तान को मिले करारे जवाब की कहानी साझा की है। ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान ने इसी गांव में कई हमले किए थे। इसी को देखते हुए सीमा क्षेत्रों में कई आधुनिक कम्युनिटी बंकर बनाए गए हैं, जो किसी सुरक्षा कवच की तरह काम कर रहे हैं। आज वहां के हालात कैसे हैं, दिखाते हैं आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। इस वक्त हम जिस पंचायत में खड़े हैं, जिसका नाम लगवाल है, ये गांव बड़ौता और रामगढ़ इलाके में पड़ती है और हम जीरो लाइन पर खड़े हैं, बॉर्डर पे, यानी भारत पाकिस्तान सीमा के बिल्कुल साथ। और इस इलाके में भी जब ऑपरेशन सिंदूर था या उससे पहले भी इस इलाके में बहुत बार फायरिंग होती रही और ये गांव जो है ऑपरेशन सिंदूर से पहले कई बार फायरिंग की चपेट में है। यहाँ पर इस पंचायत हल्का के जो सरपंच हैं चौधरी प्रेमपाल जी हमारे साथ हैं। सर, क्या हालात हैं इस समय? आज तो हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं और बिल्कुल शांति से हम रह रहे हैं। आपको अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले जो है ऑपरेशन सिंदूर से पहले हमारा जो पड़ोसी देश है, ये ना तो खुद चैन से रहता है और ना दूसरों को रहने देता है, और ये बार बार जो है परेशानी लोगों को करते थे, पंगे लेते रहते थे। तो ये पुरानी कहावत है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो ये लातों के भूत थे और पुरानी सरकारों ने इन्हें सिर पे चढ़ा रखा था और इनको हवा बना के रख दिया था। और हमारी फौज से ये मजाक करते थे। अगर हमारी फौज उनको वार्निंग देती थी कि फायर हो जाएगा, पीछे रुको, जा ऐसे करो, तो वो मजाक करते थे कि फायर करोगे आप कहाँ से, अभी आपको तो दिल्ली से आर्डर लेना है। तो आज
वो उनके पास इतना दम नहीं है कि ये बात कह सकें। तो कहीं ना कहीं देखेंगे गोले जो यहाँ पे गिरते थे उसके लिए यहाँ पर आपको दिखाऊं पीछे अगर आप देखेंगे मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा एक बार यहाँ पे ज़रूर थोड़ा जूम करें। ये कम्युनिटी हॉल है और इस कम्युनिटी हॉल को यहाँ बनाया गया है ताकि अगर कभी भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जाती है तो लोग यहाँ पे इस कम्युनिटी हॉल में रह सके। तो आप देख सकते हैं बंकर देख रहे हैं, पूरा बंकर है। इस बंकर में अगर कभी ऐसा कुछ हो तो लोग इस बंकर में आके शरण ले सकते हैं। कम्युनिटी बंकर है, उसकी दीवारें इतनी मजबूत होती हैं कि ये किसी भी तरह की गोलाबारी को, बड़े बड़े गोले को भी झेल सकती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोगों के रहने का जो इंतज़ाम किया गया है। हालांकि जिस तरह से सरपंच बता रहे हैं कि ऐसे 2 बंकर और हैं, लेकिन इनकी डिमांड है कि सरकार जो है अब ये बंकर और भारतीय सरकार ने इस तरह के कई बंकर का निर्माण किया है ताकि कभी भी जरूरत पड़े तो जीरो लाइन पर रहने वाले जितने भी गाँव से जो बॉर्डर के साथ रहते हैं वो इन बंकर्स का इस्तेमाल कर सके। कैमरामैन के साथ विकास अब्रोल, भारत पाकिस्तान सीमा, सांबा से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ विकास अब्रोल, हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। विकास, 22 मिनट में किस तरीके से आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया था, और 1-2 ठिकाने नहीं, 9 ठिकाने, और ये सीधे सीधे जो भारत के शौर्य को चैलेंज कर रहे थे उन्हें एक आईना दिखाया गया था कि सिर्फ और सिर्फ उनका गुमान, उनका गुरूर ही चकनाचूर नहीं हुआ है, उनकी पूरी हैसियत और ग्लोबल डिप्लोमेसी पर भी बड़ा सवाल इसके बाद खड़ा हुआ था। और ओपीएस सिंदूर आज 1 साल उसके पूरे हो गए। सीधा सीधा साफ शब्दों में कहा था कि ये भारत वो भारत नहीं जो चुप रहेगा, ये बात वो भारत है जो घुस के मारेगा, और भारत ने वही किया। देखिए 18 से 20 मिनट के अंदर उनके 9 जो टेरर कैंप थे, जो मेन प्रिसाइज थी, वही अटैक किया। और आप उसमें सबसे बड़ी खास बात मुरीद के और बहावलपुर के ऐसे ट्रेनिंग कैंप थे जहाँ पर कई आतंकवादी तैयार किए गए थे और उनको पूरा ट्रेन किया गया था जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए। तो कहीं ना कहीं जितने भी आका थे पाकिस्तान में, जो बड़े बड़े आतंकवादी नाम बैठे थे, उन सबको जो है भारत ने सिर्फ 18 से 20 मिनट में धराशायी कर दिया। और उसके बाद जो है लगातार अभी तक पाकिस्तान उस चीज से ऊपर नहीं पाया है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पे एक भ्रम जरूर फैलाया लोगों में कि उस पर कोई असर नहीं हुआ है, लेकिन जो पिक्चर्स बोल रही है, जो वीडियोस बोल रहे हैं, कितने वायरल वीडियो हमने देखे ऋतु, जिसमें पाकिस्तानी सेना पर जब भारतीय सेना ने फायरिंग की के पोस्ट पर, तो वो भागते हुए वहां से दिखाई दिए। और आज आलम यह है कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है भारत के सामने कि जिस तरह से भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को जो है बेस कोर्ट पर रखा है, उसको भी फिलहाल बंद कर दिया है। वो गिड़गिड़ा रहा है कि एक बार पानी खोल दिया जाए, वरना पाकिस्तान में बहुत दिक्कत है। देखिए हमारे सब्र का बांध था तो एक समय पर और ये 1 दफा या 2 दफा नहीं, कम से कम विकास कई दफा 3 से 4 मर्तबा कम से कम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको दोहरा दिया है कि ऐसा पाकिस्तान बिल्कुल ना समझे कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है। बल्कि आज तो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी बाकायदे इस बात को रखा गया, कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर एक टारगेट मात्रा में मिला है। अगर आप आगे से भी इस तरीके की कोई हिमाकत करते हैं तो ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, इसे जरूर याद रखिएगा। जी बिल्कुल, देखिए तो डर का माहौल जो है पाकिस्तान में साफ साफ है। और जिस तरह से हम देखें कि लगातार ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन ऑल आउट के तहत चुन चुन के आतंकवादियों को बाहर निकाल के मारा गया। पाकिस्तान से घुसपैठ जो है वो देखा जाए तो अब ना के बराबर हो चुकी है, क्योंकि वो जानता है कि अगर किसी भी तरह की पाकिस्तानी आतंकवादी ने भारत की जमीन पर किसी भी तरह की हिमाकत की तो ये ऑपरेशन सिंदूर, जिसने सिर्फ 18 में पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया था, अगर यही एक बार फिर से शुरू हुआ और जो प्रिसाइज अटैक भारत ने 18 मिनट में किया, अगर वो कहीं 28 से 38 मिनट हो गए तो पाकिस्तान का नामो निशान नक्शे से मिट जाएगा। आज अब जब लोगों से बात कर रहे थे जीरो लाइन पर, तो लोगों में भी कॉन्फिडेंस था, लोगों में बहुत विश्वास था। और कहीं ना कहीं देखा गया, वो कहते पहले ये हालात होता था कि गोलाबारी आती तो हमें कहीं ना कहीं भागना पड़ता था और हमें डर रहता था, हम रात को सो नहीं पाते थे कब गोलाबारी शुरू हुई। कहते उनका कहना था कि अब वो आराम से सो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एक भी गोली चली तो पाकिस्तान की तरफ इतने गोले दागे जाएंगे कि पाकिस्तान को अपने आप को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए डर जो है पाकिस्तान में है, ऑपरेशन सिंदूर का डर है, भारतीय सेना के शौर्य का डर जो है। उनके हुक्मरान भी जान गए हैं कि अब नए बंकरों को बनाने की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि अगर ऐसी एक भी हलचल उधर से आती है तो भारत छोड़ेगा नहीं, क्योंकि भारत देख रहा है लेकिन मजबूर नहीं है। बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर, बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार, सीएम सम्राट की नई टीम तैयार हो चुकी है। 32 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। बीजेपी कोटे से 15, जेडीयू कोटे से 13,
नेताओं ने आज शपथ ली है और पटना के गांधी मैदान में भव्य समारोह में ये शपथ ग्रहण हुआ है। 32 नेताओं ने शपथ ली है, कुल बीजेपी के 15, जेडीयू के 13 और इसके अलावा एलजेपीआर और हम से भी शपथ ली गई है। एलजेपीआर से 2, हम से 1। अब ये पूरे समीकरणों को अगर देखें तो विकास बिहार का कैसे हो और नई बयार वहां कैसे बहे, जिसमें रोजगार, जिसमें एक्सप्रेसवे, जिसमें महिला उत्थान, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम विकास के मुद्दों को एड्रेस किया जाए, इस को लेकर के ध्यान भी केंद्रित किया गया है और इसी के मद्देनजर विभाग भी बांटे गए। सुशील तिवारी हमारे साथ कनेक्ट है, उनसे सीधे जानकारी लेते हैं। सुशील तिवारी जी, हम अगर देखते हैं बिहार की राजनीति में नया ये एक तरह से सिरा आया है। पहले नीतीश कुमार ने शपथ ली थी, लेकिन बहुत जल्द हमने देखा कि वो बदल दिया गया और सम्राट चौधरी अब नए मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आए। अब नीतीश युग के अंत के साथ सम्राट युग की शुरुआत और पूरी टीम आज मिल चुकी है सम्राट कैबिनेट की। बिल्कुल ऋतु, आज का जो दिन था बहुत महत्वपूर्ण था बीजेपी के लिए। जिस तरह ग्रैंड एंट्री की उन्होंने, रोड शो किया प्रधानमंत्री ने, रोड शो के जरिए वो शपथ ग्रहण स्थल पर पहुंचे और बाकायदे वहां पर तमाम बड़े कद्दावर नेता थे बीजेपी की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह थे, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री थे, जेपी नड्डा थे, बीएल संतोष बीजेपी के संगठन मंत्री थे और नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो ये ग्रांड शो था और बहुत ही बड़े शो के रूप में इसको देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह इसमें 32 मंत्रियों ने शपथ ली है और ये जो शपथ लेने वाले मंत्री, इसमें 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे भी हैं। इसमें नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार हैं और जगन्नाथ मिश्रा जो कि पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे बिहार के, उनका पुत्र जो नीतीश मिश्रा है जो कि बीजेपी कोटे से है और निशांत कुमार जेडीयू कोटे से हैं और जीतन राम मांझी की पार्टी से उनके बेटे संतोष सुमन हैं। तो वो इस तरह 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की विरासत संभालने वाले उनके बेटे अब मैदान में हैं मंत्री के रूप में। और अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी ने आज बधाई भी दी है और शुभकामनाएं दी हैं सम्राट चौधरी को और कहा है कि उनकी ऊर्जा और जो उनके जनहित के कार्य हैं और साथ में जो उनका जमीनी स्तर का अनुभव है वो बिहार के विकास में काम आएगा और एक नई दिशा तय करेगा। और दोनों जो डिप्टी सीएम हैं जो ब्रजेंद्र यादव और साथ में विजय कुमार चौधरी, उनको भी बधाई दी है। और आज एक बात और देखी गई, जब वो मंच पर पहुंचते हैं तो नीतीश कुमार उनके सीधे कि जो अभी पूरी तिगड़ी तैयार हुई है उसमें कई चेहरों को रिपीट किया गया है, लेकिन कई ऐसे चेहरे हैं जो पहली दफा एंट्री कर रहे हैं। सबसे ऊपर अगर मैं इसमें जिक्र करूं तो निशांत कुमार का नाम आ जाता है, खुद पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। और इस वक्त अगर कहा जाए निशांत को लेकर जो अटकलें पहले लगाई जा रही थी कि वो डेप्यूटी सीएम रह सकते हैं, अब मंत्री पद उन्हें मिला है, इसकी जिम्मेदारी निर्वहन करेंगे। बिल्कुल, निशांत कुमार ने पहले मना कर दिया था, उन्होंने कहा मैं सद्भावना यात्रा निकालूंगा, बाकायदे जनता से मिलूंगा बिहार की। और लेकिन बाद में जब कल बैठक हुई नीतीश कुमार के साथ में, तमाम जो जेडीयू के नेता थे सभी ने राय दी कि नहीं, नीतीश कुमार को, जो निशांत कुमार है उनको मंत्री बनना चाहिए क्योंकि बहुत जरूरी है मंत्री बनना। तो निशांत कुमार को समझाया गया, निशांत कुमार मान गए, तो निशांत कुमार मंत्री बन गए। और निशांत कुमार वाकई में आज जब शपथ ग्रहण चल रहा था सबकी निगाहें उनके ऊपर थी, तो निशांत कुमार ने आज शपथ ली है। तो ये एक अच्छा मतलब जेडीयू के जो नेता है वो अच्छा मान रहे हैं, क्योंकि निशांत कुमार कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार है उनके पदचिन्हों में चल के जो उनका जो किया हुआ कार्य है उसको आगे बढ़ाएंगे। और ये पूरा जो एक माहौल था, बड़ा एक दिव्य और भव्य माहौल था, क्योंकि वहाँ पर तमाम जो आज काफ़ी आकर्षण दिख रहा था, क्योंकि जिस तरह पूरे पटना को सजाया गया था दुल्हन की तरह। और इसमें एक जो पहली बार मंत्री बनी है श्वेता गुप्ता, गांधी मैदान भी इसका गवाह बना। गांधी मैदान का वो पूरा प्रांगण और वहां पर मौजूद सभी लोग टकटकी लगाए देख रहे थे कि आखिर आज कौन कौन सम्राट के कैबिनेट में शामिल हो सकता है, कौन कौन से नए चेहरे हो सकते हैं और कैसे इस दफा ये समीकरण साधे जाते हैं। बहरहाल अभी तो ये बन चुका है, अब देखना होगा कि आगे इस मास्टर स्ट्रोक का नतीजा बिहार में कैसे नजर आता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।